नमस्ते साथियों, आईएएस फिजिक्स वारियर्स में स्वागत है। इससे पहले हमने ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 के 6 चैप्टर कर चुके हैं। आज 7वां चैप्टर है और ये चैप्टर को थोड़ा सा मैं फास्ट लेके चलूँगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इससे पहले मैं कई बार आपको यूट्यूब पे कई जगह इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। और ये जो है इसके बारे में क्या दिया हुआ है, ये दिया है कि भारत में जो है भारत का जो स्थानीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, भारत में थोड़ा सा रिवर्स के बारे में, भारत में थोड़ा सा स्थलाकृतियाँ जो है, पहाड़ वगैरह के बारे में, जैसे कि चाहिएगा एक एक टॉपिक के बारे में इसमें डिटेल में जानकारी लेना तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये मात्र क्लास 6 के बच्चे के लिए बना है। तो ये अगर इसका डिटेल जानकारी चाहिए तो अगली क्लासेस में, जैसे कि 9th क्लास में, आपको एक एक चैप्टर के बारे में अलग से ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो इसमें ओवरऑल भारत के बारे में, हमारे देशों के बारे में, हमारे देश के बारे में डिटेल में पढ़ना है। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा और पीछे का जो 6 चैप्टर हो गया है प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर वहाँ से अपना देख सकते हैं। हमारा देश, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। जैसे कि भारत का निचला वाला सेक्शन जो देखते होंगे, इसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, यानी कि 1, 2 और 3 तरफ से क्या है, ये जल से घिरा हुआ है। ठीक है। और जो चारों तरफ से जल से घिरा रहता है, 1, 2, 3, 4, तो इसको हम लोग द्वीप कहते हैं, आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी है। चलिए अब आते हैं इस पर, और जो कह रहा है इस पर हम लोग डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। यह उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों को पर लहराते हैं। मतलब कि ये हो गया कि भारत हो गया, तो ये कह रहा है कि भारत के ये वाला सेक्शन है, तो यहाँ पर भारत के उत्तर में यहाँ हिमालय है, भारत के पश्चिम में यहाँ पर अरब सागर है, और भारत के इस साइड में आपको कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी है। वही दक्षिणी क्षेत्रों में यहाँ पर हिंद महासागर है। बस यही समझा रहा है। भारत का क्षेत्रफल, इसे यहाँ से हाईलाइट करना, इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख, यानी यूँ कह सकते हैं कि 3.28 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। या फिर अगर एग्जैक्ट डाटा चाहिए तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर क्या है, भारत का क्या है, क्षेत्रफल है। इसको ध्यान रखिएगा। इसी को शॉर्टकट में लिखा है कि 32 लाख, यानी 32.8 लाख लिखा हुआ है। ठीक है। उत्तर में लद्दाख से दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। मतलब भारत का एक्सटेंशन बताने के लिए कह रहा है कि भारत जो है, आपको अगर उत्तर से बात किया जाए, उत्तर में आपको लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई जो है 3200 का है। लेकिन एग्जैक्ट याद रखिएगा, 3214 किलोमीटर इसका एग्जैक्ट पूछेगा तो याद रखिएगा ये है। ठीक है। वही पूरब से पश्चिम, यहाँ पर यहाँ लंबाई जो है इसकी कितनी है, इसकी लगभग 2933 किलोमीटर, लेकिन ये 2900 लगभग कह रहा है। तो जब लगभग में ऑप्शन में रहे तो यही लेना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी है, नहीं तो एग्जैक्ट जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया ये डाटा होता है। ठीक है। पूरा यहाँ हाईलाइट करते चलेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है सारा लाइन। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तर का मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों में विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी क्या है, संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता से ही हम एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी जो है 120 करोड़ हो चुकी है, यानी एग्जैक्ट 121 करोड़ है, मैं बता रहा हूँ। ये चीन के बाद दूसरा जनसंख्या वाला देश है। पूरा हाईलाइट कर लीजिएगा। इसका मतलब हो गया कि भारत के बारे में कह रहा है, तो एक मैं दिखा दूं ओवरऑल। ये बताना चाह रहा है कि अगर भारत के टोटल कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो कहा जाता है 6 भागों में भारत को डिवाइड किया गया है। ये चैप्टर मैं कई बार आपको यूट्यूब पे भी पढ़ा चुका हूँ डिटेल में, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। ऊपर वाले को कहते हैं पहली भाग क्या है, उत्तर में क्या है, माउंटेन्स, यानी नॉर्दर्न माउंटेन्स कह सकते हैं। दूसरा भाग, इन माउंटेन्स के बाद से यहाँ उत्तर भारत का मैदान है, तो द प्लेन्स कह सकते हैं दूसरा भाग। तीसरा भाग क्या है, यहाँ पर मरुस्थल यहाँ पर फैला हुआ है। चौथा भाग कहा जाए तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग, यहाँ पर इसको हम लोग पठार कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, चौथा भाग
पठार हो गया। इन पठारों के किनारे किनारे देखिएगा तो दोनों तरफ तटीय मैदान है जो कि नदियों द्वारा निक्षेपित बने हैं, तो इसको हम लोग द कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है। ये हमारा 5वां भाग हो जाता है। और इधर अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप, ये सब हमारा द्वीप आइलैंड 6 भाग, यानी टोटल भारत के हम लोग फिजियोग्राफी डिवीज़न जब करते हैं तो 6 भाग में। उत्तर में माउंटेन्स कह सकते हैं या हिमालय कह सकते हैं, दूसरा उत्तर भारत का मैदान द नॉर्थर्न प्लेन, तीसरा द डिजर्ट, चौथा पेनिनसुलर प्लेटो कह सकते हैं, 5वां आपका तटीय कोस्टल प्लेन्स कह सकते हैं, तटीय मैदान, और 6ठा द्वीप समूह। कह रहा है कि इसी को विभिन्नता कहते हैं। और हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं पाई जाती है, तो इसके बारे में कहा है कि इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत में एकता और विविधता का देश है। भारत की जनसंख्या लगभग 120 करोड़ कह रहा है, लेकिन एक्जैक्ट क्या है 121 करोड़ है। जनसंख्या के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है, ये बातें कह रहा है। ठीक है, स्थिति के बारे में डिटेल में दिया है कि अवस्थिति भारत की क्या है। तो कह रहे हैं कि भारत की अवस्थिति में आपको यहाँ पर एक मैप में दिखाना चाहूँ तो सबसे पहले अवस्थिति यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ। भारत की अवस्थिति की बात किया जाए तो ये आपका क्या है, ये ग्लोब है, और ग्लोब में यहाँ पर विषुवत रेखा, और यहाँ पर क्या है देशांतर। ठीक है, और यहाँ पर भारत की अवस्थिति या कहा जाए उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की अवस्थिति है। और भारत का एक्सटेंशन जो है, अक्षांशीय विस्तार जो है, आपको बताया था कि समानांतर रेखाएं जो होती है उसको अक्षांश कहते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार भारत का कहाँ से कहाँ तक है, इस बात को याद रखिए। कई बार पढ़ाएं, इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे। 8 डिग्री 4 उत्तर नॉर्थ से लेकर कहाँ तक है, इधर लद्दाख तक आपका कितना 37 डिग्री 6 क्या है नॉर्थ तक है। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतर क्या होता है, जो ऐसी लाइन होती है इसको देशांतर कहते हैं। तो देशांतरीय विस्तार कहाँ है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि भारत जो है यहाँ पर था ना, तो देशांतर में पूर्व ही होगा टोटल। और इधर हम लोग नॉर्थ नॉर्थ क्यों लिख रहे थे, क्योंकि भारत जो है यहाँ अवस्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में है, तो भारत का ये वाला पोर्शन में भी नॉर्थ लिखा जाता है 8 डिग्री 4, और ये वाला पोर्शन में भी नॉर्थ लिखा जाता है, क्योंकि दोनों पोर्शन तो उत्तर में ही आएगा ना। वही देशांतर में भी देखिएगा तो भारत के इधर वाला सेक्शन भी क्या आ रहा है, पूर्वी गोलार्ध में आ रहा है, और इधर वाला भी पूर्वी में आ रहा है, मतलब कि देशांतर के हिसाब से। इसीलिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व क्या है, ईस्ट ही क्या है भारत का देशांतरीय विस्तार है। इसको आपको जानना है। ठीक है, इसी को बता रखा है, तो इसमें डिटेल में दिखेगा। इसके बाद बता रखा है कि यहाँ पर इसको हम लोग डिटेल में पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पूरा हाईलाइट करते चलेगा। भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री देश के लगभग मध्य से होकर गुजरता है। ये हमारा भारत देश है। और 23.5 डिग्री जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री हमारा ऐसे भी लिखा जा सकता है, नॉर्थ जो हमारे बीच से होकर गुजरता है। और आपको कमेंट करके बताना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर पास होती है। ठीक है, दक्षिण, क्योंकि मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ इसीलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि रिवीजन हो जाएगा। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि से विस्तार 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ है, अक्षांशों के बीच में है। पूरा हाईलाइट करिएगा यहाँ से। ठीक है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व दोनों में स्थित है। ठीक है, अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं तो भारत की अवस्थिति किस गोलार्ध में होगी, तब तो पूर्व में भारत हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़े देशांतरीय लगभग 29 डिग्री के अंतर होने के कारण दोनों स्थानों के स्थानीय समय में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। और इस दूरी पर दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग कितना होता है, 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। मैं इसको समझा दे रहा हूँ क्या कहना चाह रहा है कि लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है कि 1 डिग्री देशांतर जो होता है 4 मिनट के बराबर होता है। मैं पहले बता चुका हूँ कि 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटा पहले होता है, क्योंकि पूरब में अवस्थित है। आप पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत का समय का मानक समय माना जाता है। क्यों माना जाता है, इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर यानी कि मेरिडियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भारत के पश्चिमी एवं पूर्वी देशांतर की बात किया जाए या पश्चिमी और पूर्वी छोर के बीच में यहाँ क्या 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट का डिफरेंस लीजिएगा तो यहाँ घटाइएगा 97, यहाँ 38 से 29 डिग्री देशांतर का अंतर आएगा। और हमने पढ़ा है कि 1 डिग्री देशांतर में लगभग 4 मिनट का अंतर हो जाता है। तो 29 डिग्री में गुणा करिएगा तो 29 से गुणा 4 करिएगा तो लगभग कितना, 9 को 36 और 4 दूनी के 8 और 3 क्या होता है 11, और फिर इधर मिनट में भी जाएगा तो लगभग 120 मिनट, यानी कि लगभग 2 घंटे का अंतर यहाँ और यहाँ के बीच में, यानी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। और सबसे 2 घंटा पहले सूर्योदय कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में होना चाहिए। क्यों नहीं होता है कि भारत का जो समय है एक बीच में देशांतर रेखा गुजरती है मिर्जापुर से या फिर कहें तो नैनी से, प्रयागराज से 82.5 डिग्री
पूर्व यहीं से हम लोग समय डिसाइड करते हैं और लगभग भारत के मध्य से ये गुजरती है, यहीं बताया है सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा जो है 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा होता है। इसका पता लगाइए, पता क्या लगाना है हम आपको बता दे रहे हैं। स्थलीय सीमा सबसे पहले यहाँ चीन के साथ भारत का लगता है 1 नंबर हो गया, दूसरा यहाँ नेपाल के साथ लगता है 2 नंबर हो गया, तीसरा भूटान के साथ लगता है 3 हो गया, चौथा पाकिस्तान के साथ लगता है, पाँचवा अफगानिस्तान के साथ लगता है, छठा आपको म्यांमार के साथ लगता है और एक सातवां बांग्लादेश के साथ लगता है। तो सवाल पूछेगा भारत स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है, तो आपको एक लाइन में जवाब देना है कि भारत स्थलीय सीमा जो है 7 देशों से साझा करता है। एकदम अच्छा से समझ में आ रहा होगा, इसलिए एकदम दबा के शेयर करिएगा। और भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है उसको हम लोग पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए अब आगे आते हैं, और इस मैप में कुछ ज़्यादा जानना नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ देशांतर वगैरह के बारे में और राज्यों के बारे में दे रखा है। आगे चल के इसमें दिया है इस पेज में आपको कि इनमें से कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप हैं, श्रीलंका मालदीव हमारे पड़ोसी देश है। पाक जल संधि से श्रीलंका भारत से अलग होता है। कहने का मतलब कि 2 समुद्री इसके बारे में बताया कि यहाँ पर आपके श्रीलंका और इधर मालदीव दिख रहा होगा उसके बारे में भी डिटेल में बताया है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और यहाँ तो हमने इतना कर लिया। हाँ, भारत के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि भारत में जो है एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, भारत की राजधानी के बारे में बताया गया कि भारत की राजधानी जो है क्या है, दिल्ली है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। ठीक है, तो इन बारे में बताया है। कुछ छूट रहा है क्या? तेलंगाना के बारे में कहीं पे दे रखा था, एक बार थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो इतना ही दिया है। तेलंगाना के बारे में डिस्कशन नहीं किया, इस बार वाले में लग रहा है कि हटा दिया है। ठीक है, कुछ डब्बा में देख लेते हैं। ये बताया गया कि भारत में तो एक ही समय एक जगह कहा जाता है, लेकिन जो बड़े देश है वो समय कई जगह से डिवाइड होती है। बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 और कनाडा में 6 मानक समय हैं। क्या आपको पता लगा सकते हैं रूस में मानक समय कितना है? पिछले क्लासों में हमने कहा था कि रूस का मानक समय, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, शायद मैंने 11 बताया था। इसको ध्यान रखिएगा, आपसे ये पूछा था, आपको बताना था, हमने बता दिया। ठीक है, अब चलिए हम लोग थोड़ा सा अब बात करते हैं भौतिक विभाजन यानी फिजियोग्राफी के बारे में। तो इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जलोढ़ निक्षेप, ये नदियाँ के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित होती है। तो नदियों के द्वारा पहाड़ों से लाई गई मिट्टी जब यहाँ इकट्ठा हो जाती है उसको हम लोग जलोढ़ निक्षेप के नाम से जानते हैं। सहायक नदी क्या होता है? एक नदी या सरिता जो मुख्य नदी में किसी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है, उसे सहायक नदी कहते हैं। जैसे गंगा में इधर से आपको यमुना हो गई, उसके अलावा इधर से यमुना हो गई, सोन हो गई, इधर से आपका घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब क्या है, मुख्य नदी में मिलती है। इनको हम लोग ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदी के नाम से जानते हैं। एक और डब्बा है, इसको भी देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह पर नदी का मुहाना कहा जाता है। मुहाना क्या होता है? जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है उसको हम लोग मुहाना के नाम से जानते हैं। अब भारत के भौतिक विभाजन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ये काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। भारत का भौतिक विभाजन देखा जाए तो भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की है। यानी कि भारत में पर्वत भी पाए जाते हैं, भारत में पठार भी पाए जाते हैं, प्लेन मैदान भी पाए जाते हैं, तट भी है और द्वीप समूह भी है, सब मैं बता चुका हूँ। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी का काम करता है। संतरी का मतलब होता है प्रोटेक्टर, मतलब रक्षक का काम करता है। हिम जोड़ आले का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। ऑलरेडी मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ कि हिमालय की 3 श्रेणियां हैं भारत में। ऊपर वाले को ग्रेटर हिमालय, वृहद हिमालय, बीच वाले को या फिर हिमाद्री या महान हिमालय कहा जाता है, बीच वाले को लघु या मध्य हिमालय, और इसको सबसे दक्षिणी वाले को हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं। ये समानांतर रूप में फैले हुए हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में दिया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, बहुत अच्छा से इसको हम पढ़ाए हैं। ठीक है, सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं, जैसे कि आपका माउंट एवरेस्ट, माउंट मकालू, कंचनजंगा, उसके बाद से नंगा पर्वत, नामचा बरवा, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेत, सब किस में है? ग्रेटर हिमालय में ही है। ठीक है, आगे चल के हिमालय को डिटेल में पढ़ना है। मध्य हिमालय या हिमाचल, मध्य हिमालय को हिमाचल भी कहते हैं, मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय या हिमालय का पर्यायवाची भी कहते हैं इसको। हिमाद्री के
दक्षिण में स्थित है। बिल्कुल भाई, यहाँ 3 मैंने बताया था। वृहद हिमालय के दक्षिण में क्या है, ये बीच वाला मध्य हिमालय स्थित है। ठीक है, 5 पहाड़ी स्थानों के नाम से क्या कह रहे, बहुत लोकप्रिय पहाड़ी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, 5 पहाड़ी स्थानों का नाम बताइए। वही 5 पहाड़ी स्थानों का नाम पूछा है, बताइएगा। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। सबसे दक्षिण में कौन है, शिवालिक है। ठीक है, आप लघु हिमालय में जाइएगा तो क्या हो गया, जैसे पीर पंचाल हो गया, धौलाधर हो गया, नागटीबा हो गया, महाभारत हो गया, सब किस में आते हैं, ये लघु हिमालय के भाग में। अब डरिएगा नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी मेरे से पढ़े होइएगा, मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ। नहीं भी पढ़े होइएगा तो आगे चल के इन चैप्टर के बारे में डिटेल में पढ़ना। हिमालय के दक्षिण में भारत का सबसे उत्तरी मैदान है। वही कह रहा था कि यहाँ हिमालय था और हिमालय के इस साइड क्या है, उत्तरी मैदान है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जड़ों निक्षेपों से बना है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या काफ़ी अधिक है। ठीक है, चलिए अब यही बता रहा है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर हिमालय यहाँ पर है, जो आपको दिख रहा होगा, वृहद हिमालय, मिडिल हिमालय और ये शिवालिक। और इसी से नदी बहती है, जो गंगा हो गया, इधर से ब्रह्मपुत्र हो गया। तो ये नदियाँ जो होती है यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पर मैदान लाकर बना देती है, क्योंकि यहाँ से नदियाँ निक्षेप उठा कर लाती है, काट कर यहाँ बिछा देती है, मैदान बनता है। यहाँ पर मरुस्थल बनता है, जिसमें भारतीय मरुस्थल हो गया। नीचे आइएगा तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर आपके प्रायद्वीपीय पठार बनते हैं। और पठारी भागों के दोनों किनारे क्या बनते हैं, तटीय मैदान बनते हैं। ये नदी बहा कर लाती है तो यहाँ निक्षेप इकट्ठा कर देती है, या फिर लहरों से भी ये मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, नीचे आइएगा तो यहाँ पर द्वीप बनते हैं। इन्हीं के बारे में आपको डिटेल में दे रखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे कि भारत के पश्चिमी भाग में मरुस्थल, यही कह रहे थे कि जलोढ़ निक्षेपों से बना है। भारत के पश्चिमी भाग में मरुस्थल स्थित है। मैंने बताया था ना, यहाँ पर मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क एवं गर्म रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में क्या है, हमारा प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति क्या है, त्रिभुजाकार है। इसके धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम भाग में अरावली श्रृंखला है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या है, अरावली आपको ऑलरेडी दिखाया गया। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये कह रहा है कि इसके यहाँ पर अरावली श्रृंखला है और ये भारत की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में आती है। यहाँ आइएगा तो क्या है, यहाँ पर आपके विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत के बाद से एक नदी बहती है, बीच में नर्मदा नदी। उसके बाद से सतपुड़ा पर्वत है, फिर से एक नदी बहती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तापी नदी। तो ये आपको यही चीज़ दे रखा है। मतलब आप समझ गए होंगे कि पहले क्या है, विंध्य पर्वत के बाद से एक नदी रिवर बहती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंध्य पर्वत। ये जो दिख रहा है ना, विंध्य पर्वत है, ये वाला पीला वाला। उसके बाद से एक रिवर दिख रही है, जिसको क्या कहते हैं, नर्मदा रिवर। उसके बाद से फिर एक पर्वत दिख रहा होगा, सतपुड़ा। उसके बाद से फिर तापी रिवर। ठीक है, तो इनका अगर क्रम पूछा जाए कई बार कि किसके किधर कौन सा है, तो आपको यहाँ पर बता देना है। इसके अलावा आपको इधर भी देखिएगा तो कई आगे चल के यही दिया हुआ है कि इधर कई नदियाँ भारत की बहती है। महानदी हो गया, उसके बाद गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। और भारत का ये वाला भाग पश्चिमी घाट कहलाता है, और ये वाला भाग को हम लोग पूर्वी घाट कहते हैं। जहाँ दोनों मिलते हैं इसको नीलगिरी कहते हैं। और इसके किनारे किनारे क्या बनते हैं, तटीय मैदान बनते हैं। इसको हम लोग द कोस्टल प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पीला वाला क्या है, पठार ये सारा है। यहाँ तक अरावली भी पठारी भाग है। पर्वतीय प्रदेश, ये ऑरेंज वाला थोड़ा सा भाग जो दिख रहा है पर्वतीय प्रदेश है। और ये थोड़ा इस कलर ग्रीन वाला ये क्या है, हमारा मैदानी भाग है, क्योंकि यहाँ पर भी मैदान मिलते हैं और इस साइड में मैदान मिलते हैं। अब चलिए, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि पठारी स्थित है, इसकी त्रिभुजाकार आकृति है। विंध्य एवं सतपुड़ा महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं है। ठीक है, अरावली जो है उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, इसको हम लोग पढ़ चुके थे। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियाँ बहती है। ये पश्चिम की ओर तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है। मतलब कि ऐसे बहते हुए नर्मदा और ऐसे तापी अरब सागर में इधर गिर जाती है। और यहाँ पर विंध्य और इधर क्या हो गया, सतपुड़ा हो गया। ठीक है, तो ये इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट है। मतलब वही मैंने बताया था ना कि ये वाला क्या है, इसको हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं। जिसे सह्याद्री तथा पूर्व में क्या है, पूर्वी घाट है स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट क्या है, बीच बीच में टूटा टूटा असमान है। इन पठारों के खनिज जैसे कोयला और लौह अयस्क मिलते हैं। कह रहे हैं कि ये पश्चिमी घाट निरंतर और क्रमबद्ध है, कंटिन्यूअस है। लेकिन पूर्वी घाट क्या है, ईस्टर्न घाट जो है कटा छटा है, क्योंकि नदियाँ जो होती है इसको काट कर रखे रहती है और इसमें जो है खनिज संपदा वगैरह भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में पूर्वी तटीय मैदान है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में यहाँ क्या है, पूर्वी तटीय मैदान है, यानी कोस्टल प्लेन्स कह रहा है। और इसके पूर्व में क्या है, पूर्वी तटीय मैदान है। ये पश्चिमी तटीय मैदान, ये पूर्वी तटीय मैदान है। तथा पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरा है, ये पतला है। और ये पूरब वाला क्या है, थोड़ा सा
चौड़ा है। तो कभी पूछा जाए कि पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा कि पश्चिमी, तो आप आसान से इसको रिप्लाई कर सकते हैं अपेक्षाकृत चौड़ा है। जहाँ पूर्वी की ओर बहने वाली नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा ऑलरेडी बता चुका, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी एवं ब्रह्मपुत्र खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने, नदियों के मुहाने पर सुंदरवन का डेल्टा स्थित है। ठीक है। प्रवाल क्या होते हैं? प्रवाल छोटे समुद्र में जंतुओं में पाए जाने कंकाल जैसे पॉलिप भी कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार के प्रवालों का निर्माण होता है। प्रवाल द्वीप का द्वीपों कहा जाता है। जैसे लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप क्या है? जैसे सीप के तरह होते हैं, ये मरेंगे, इसके ऊपर एक आएगा, इसके ऊपर एक आएगा, ऐसे द्वीप बन जाता है। यही इसी को हम लोग प्रवाल द्वीप कहते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये आपको डिटेलिंग दे रखा है, अभी लास्ट लाइन दे रखा है, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह है। लक्षद्वीप जो है आपको 2 है, एक बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार, और लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है, केरल के तट से स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है, भारत के दक्षिण और पूर्व में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? ये समाचार पत्रों में लोगों के बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। जब सुनामी से भारतीय तट टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था? सुनामी एक क्या है? विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल से भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो सुनामी के उत्पन्न होने के कारण क्या है? भूकंप है। और भारत में 2004 में भूकंप आया था, डेट भी शायद 26 दिसंबर था, आप एक बार देख लीजिएगा। भूकंप आया था जिसमें भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट जो है ये डूब चुका है, अभी भी नहीं है इसी के कारण। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग जो है कौन सा है भाई? ये वाला है, शिवालिक। तो क्या हो जाएगा? सबसे दक्षिणी भाग को कहा जाता है क्या? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को। सबसे उत्तरी भाग को क्या कहते हैं हम लोग? हिमाद्री कहते हैं। और सबसे दक्षिणी भाग को हम लोग शिवालिक कहते हैं। ठीक है, सह्याद्री को अन्य किस नाम से, यानी कि बृहद हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। पाक जल संधि किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है। आगे चलिए, आगे कह रहे हैं कि अरब सागर में स्थित द्वीप, भारतीय द्वीप समूह का नाम क्या है? तो अरब सागर में क्या हो जाएगा? अरब सागर में आपका लक्षद्वीप अरब सागर में हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या है? अरावली हो जाएगी, जो प्री कैम्ब्रियन काल में बना था। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख हो जाएगा। महान हिमालय को किस नाम से जानते हैं? हिमाद्री के भी नाम से जानते हैं। नर्मदा नदी सागर में, अरब सागर में गिरती है। भारत के लगभग मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। सेशन कैसा लगा बताइएगा। जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे होंगे उसे देखिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।